गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह हो रही है, सब छुट्टी मना रहे हो क्योंकि अभी एक सप्ताह से तो आप लोग गायब थे, क्लास कुछ एग्ज़ाम चल रहा था ना। चलो, तो हम कहाँ थे, हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल पढ़ा था और उसका हम लोग ड्रॉबैक देख रहे थे, यानी एक्सेप्शन देख रहे थे हम लोग, जिसमें हमने दो देखा था। पहला था हाइपर वैलेंट और दूसरा हाइपोवैलेंट। दोनों में फ़र्क क्या है। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जिसको हम जो बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल फला मॉलिक्यूल हाइपोवैलेंट, इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइपोवैलेंट किसे कहेंगे, वो मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाता है, हाइपोवैलेंट। लेकिन वहीं हाइपरवैलेंट क्या क्या होगा, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये दो हो गया। चूँकि ऑक्टेट रूल का मतलब कहना क्या है कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोवैलेंट में 8 से कम हो जा रहा है और हाइपरवैलेंट में 8 से ज़्यादा हो रहा है। दोनों क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। दो हम लोग पढ़े थे। तीसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। थर्ड है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। वो मॉलिक्यूल या वो स्पीसीज जिसके वैलेंस शेल में क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब चाहो तो नीचे लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना था, आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, याद कर चुके हो आप लोग पीरियोडिक टेबल। बोलो, ऑक्सीजन कौन ग्रुप का है, 16, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप का है, 15, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, तो 5 या 6 कितना हो गया, 11। देखो तो यहाँ पे आपको 11 इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो ये ऑड नंबर हो गया। दूसरा ले लो NO2, इसके में देखो तो 6 दूना 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये भी ऑड नंबर हो गया। एक और ले लो ClO2, या यहां पे लिखो ClO2 करो तो 6 दूना 12 और क्लोरीन कौन सा ग्रुप का है, 17, तो कितना हो जाएगा 7, 12 7 19। देखो तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑड नंबर हो गया। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस पे ऑक्टेट रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, तो लिखोगे ऑक्टेट रूल इज नॉट अप्लाई ऑन इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट हो गया। एंड द फोर्थ पॉइंट, इनर्ट गैस फॉर्मिंग कंपाउंड, inert gas forming compound. For example, Xe F2 Xe F4 Xe X6 Xe O2 F2, ये सभी कंपाउंड देखो गौर करो, सब में जेनॉन नजर आ रहा है। जेनॉन 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 जेनॉन, है ना, जुनून जुनून था, यहाँ जेनॉन जेनॉन हो रहा है। ठीक है, और जेनॉन क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। अब बताओ ऑक्टेट रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बेसिस क्या था, यानी ऑक्टेट रूल किस पे खड़ा है। उसका कहना क्या था कि इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों, वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों भाई, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। यही बोला था ऑक्टेट रूल कि इनर्ट गैस क्या है, कंपाउंड नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, इनर्ट गैस तो कंपाउंड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि बॉन्डिंग की वजह जो है सिर्फ इनर्ट गैस का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबल होना नहीं है, यानी बॉन्डिंग की वजह कुछ और भी है। ये कैसे पता चला? इस कंपाउंड की डिस्कवरी के बाद कि जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है उसकी वजह सिर्फ क्या है, ऑक्टेट रूल यानी इलेक्ट्रॉनिक और इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही वजह नहीं होता है, उसका कुछ और भी रीजन होता है। वो क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे जो हमने पढ़ा है। लिखोगे, सिंस ऑक्टेट रूल was based on किस पे, inert gas configuration, but after discovery of some compound which involved inert gas, इसमें क्या था, इनर्ट गैस इन्वॉल्व था। इससे ये पता चला, इट implies that there is some other reason of bonding, यानी बॉन्डिंग का क्या है, कुछ अलग रीज़न है। तो यही था एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब वो कौन रीज़न है वो हम लोग आगे देखेंगे। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए। ओके, चलो तो अब आगे देखते हैं। हेडिंग डालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस bond theory, in short VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है, यह थ्योरी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। किसके ओवरलैपिंग से बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ के होंगे? वैलेंस सेल के होंगे। फिर से समझते हैं इस चीज़ को। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो ये उंगलियां हैं, ये देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया ना, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पर ये टर्म बहुत यूज़ होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर घुस जाना। तो ये ओवरलैप कर गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। किसके ओवरलैपिंग से? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ का होगा? तो वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। चलो नोट करो इसका पहले स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbitals of वैलेंस सेल। किसका? वो एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ का हो? वैलेंस सेल का होगा। उसकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन कह रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है, ठीक है। इसको हम आपको समझाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि उसकी आपको पूरी केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने वाली है। पहला,
अट्रैक्शन फोर्स, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज होता है। क्या होता है? लॉन्ग रेंज। ओके, पहली बात तो मालूम होगा कि कैसा है, लॉन्ग रेंज यानी बहुत दूर। जैसे कैसे समझ लीजिए ना, घर के में दो मेंबर हैं तो दूर दूर है तो बहुत प्यार है दोनों में, और जब पास में आते हैं तो क्या होता है? रिपल्सन शुरू हो जाता है ना। तो अट्रैक्शन जब दूर है तो अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, अट्रैक्शन अगर बढ़ा, इंक्रीज किया, तो स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचो तो, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी यानी घर में मारपीट कम होगी। ऑब्वियसली दो भाई हैं, दोनों में बहुत प्यार है तो क्या होगा? मतलब प्यार होने का मतलब क्या? दोनों में अट्रैक्शन है, मतलब बहुत प्यार है, इसका मतलब झगड़ा नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ओके, तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी घटेगा। अट्रैक्शन कैसी फोर्स है? लॉन्ग रेंज, एक बात। दूसरा पॉइंट, अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स ये है, सोचो ना खुद ही, दो के बीच में रिपल्सन कब आएगा? क्लोज आएगा या दूर दूर में रिपल्सन होगा? जब क्लोज आएगा तो क्या होगा? शॉर्ट रेंज। ओके, अब अगर रिपल्सन बढ़ा, तो बोलो स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? घर टूट जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी घट जाएगी। एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी बढ़ जाएगी। केमिस्ट्री में ये आपको पूरा टर्म, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर और भी जरूरत पड़ने वाला है, खासकर जीओसी में इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। हो गया? आइए अब, तो चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनने हैं तो क्या होगा? बॉन्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एटम के बीच में तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? दो एटम को एक दूसरे की ओर क्या करना होगा? अप्रोच करना पड़ेगा। तो टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? टू एटम्स मस्ट बी अप्रोच टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा? अप्रोच करना पड़ेगा, तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, आइए, मतलब जैसे हमारे पास दो एटम है, एक है एटम ये एटम ए और दूसरा है ये एटम बी। एटम ए का न्यूक्लियस है यहाँ, जिसको हम नाम दे रहे हैं Na, न्यूक्लियस ऑफ ए। उसी तरीके से इसके न्यूक्लियस को नाम दे रहे हैं Nb, क्योंकि ये B का न्यूक्लियस है। इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इसको नाम दे रहे हैं हम Ea, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। और इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ, जिसका नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन बी। अब बोलो, तो ये पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव सेम साइन है, मतलब क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहां पे भी रिपल्सन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में क्या होगा? नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन। तो क्या होगा? यहाँ पे
बोलो, यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन। और न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में क्या होगा? बोलो, यहाँ पे भी क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, तो यानी जब दो एटम ए है और एटम बी है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखो तो अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में हो रहा है देखो तो? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ ए, अट्रैक्शन। दूसरा, रिपल्सन की बात करो, रिपल्सन बिटवीन किसके बीच में हो रहा है देखो? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। ठीक है, तो ये है कुछ पॉइंट्स यहाँ से समझ में। अब इस पे हम इसका डायग्राम कर, देखो एटम ए ये हुआ, एटम बी ये हुआ, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन एक एटम का इलेक्ट्रॉन तो दूसरे एटम का न्यूक्लियस। ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब दोनों को अप्रोच करेगा दोनों, तो क्या होगा यहाँ पे? इसका न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ भागेगा, और ये खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा, और फिर दोनों क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। कैसे करेगा उस तो हम देखेंगे ही, फिलहाल इस पे हम डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे डायग्राम करना है वो नोट करना है, जल्दी से यहाँ पे नोट करो। ठीक है, आइए अब ये दोनों एटम क्या है? अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा उसके एनर्जी पे, तो हम उसका एक डायग्राम भी देता है। तो ग्राफ बिटवीन किसके बीच में? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उसके बीच में और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम क्या करने जा रहे हैं? ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखो तो वाई एक्सिस पे हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके। अब बोलो तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा इस तरफ बढ़े तो, जब हम वाई एक्सिस में बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब अब यहाँ पे चूंकि दो एटम पहले बहुत दूर दूर है, जब बहुत दूर दूर है तो क्या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? यहाँ होगा, उनके पीछे बहुत दूरी है, बहुत दूरी है, इसका मतलब कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ये है एक एटम और दूसरा है ये एटम, और ये दोनों अभी क्या है? बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब ना ही उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, ना ही कोई रिपल्सन है, मतलब उसकी एनर्जी भी क्या है? जीरो है, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया है? अब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया। क्या किया? अप्रोच करना शुरू किया। जब अप्रोच शुरू करेगा तो थोड़ा, चूंकि बहुत दूर था पहले, फिर थोड़ा क्लोज आए। जब क्लोज आएगा तो उसके बीच में क्या होगा? चूंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है? लॉन्ग रेंज होती है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा दोनों के बीच में। अट्रैक्शन बढ़ेगा यानी अब दोनों अप्रोच किया, अप्रोच किया तो अट्रैक्शन बढ़ा। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? एनर्जी पे एनर्जी घटेगी। एनर्जी क्या होगी? उसकी घटेगी। घटते घटते एनर्जी, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एनर्जी घटी, एनर्जी बढ़ा। अब यहाँ तक जब आया तो इस तरफ जो है अट्रैक्शन ज़्यादा है और रिपल्सन कम है। एक ऐसी जगह आएगी, दोनों क्लोज भी आ रहा है, ठीक है, क्लोज यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्सन कम है। लेकिन एक ऐसी जगह आया, अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा नज़दीक है तो रिपल्सन भी बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जब एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे इसका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो गया, एक ऐसी जगह आई जहाँ पे क्या हुआ? अट्रैक्शन
और रिपल्सन दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे आके मान लो ये क्या हुआ, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इसका बराबर हो गया। जितना ये डेप्थ में गया ये कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और ये जितना यहां तक आया, जितना अंदर तक आता, तो ये हो गया इसका बॉन्ड लेंथ, ओके। यहां पर तो क्या हुआ, इधर क्या था, अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी घटी, अट्रैक्शन और रिपल्सन यहां पे क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये फर्दर अगर अंदर जाए तो क्या होगा, इधर जब बढ़ेगा तो रिपल्सन एक्सीड करेगा किसको, अट्रैक्शन को। रिपल्सन बढ़ने पे एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तब ये क्या होगा, अंदर हम चले तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी क्या हो गया, ऊपर भाग गया। तो ये हो गया इसका आपको पोटेंशियल एनर्जी और दो आइटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो ये कहलाता है बॉन्ड एनर्जी। और ये डिस्टेंस जो है, यानी वो एक एटम दूसरे एटम को कितना ओवरलैप किया, वही उसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ये हो गया R0, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हुआ, NA NB, और ये जो है यही है ओवरलैपिंग रीजन, ओके। चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। चलो, तो ये था आपका कैसे इसमें ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग से उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है वो हमने देख लिया। नाउ पोस्टुलेट्स, नाउ हेडिंग लेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, मतलब VBT बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका पोस्टुलेट्स क्या है, इसका कहना था ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल, केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या कह रहा है, केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, इसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों सेम स्पिन में नहीं होने चाहिए। मतलब दोनों क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। मतलब एक अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा इसके साथ और एक बोला, या फिर वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद पास क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तब ओवरलैप होगा, ठीक है। तो लिखोगे पोस्टुलेट्स ओनली दोज एटॉमिक orbitals can overlap which have unpaired electron, क्या हो, unpaired electron हो with opposite spin। क्या होना चाहिए उसके पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो हो, साथ साथ स्पिन कैसी हो, अपोजिट हो। या दूसरी पॉइंट यहां पे ये है कि ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप इन विच, जिसमें क्या हो, in which one atomic orbitals have क्या हो, paired electron हो।
एक के पास क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वाइल जबकि अदर हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, दूसरे के पास क्या हो, खाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, नोट करो यहां तक, इसको फिर समझाते हैं। हो गया। आइए, अब हमें मालूम हो गया कि वीवीटी में जो है ओवरलैपिंग भी जो होनी है, तो ऐसा नहीं कि कोई का किसी के साथ हो जाएगा। यहाँ पे उसके लिए कंडीशन दे दिया है कि ये दोनों के पास क्या हो, अनपेयर्ड हो। जैसे देखो, ये है एक एटम और ये है दूसरा एटम, ठीक है। इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या यहाँ पे ओवरलैप होगा? होगा नहीं, क्योंकि देखो दोनों क्या है, प्लस हाफ है, यानी सेम स्पिन है, मतलब नो ओवरलैपिंग। ओके, दूसरा फिर देखो, अब ओवरलैपिंग होगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। फिर देखो, अब बोलो होगा? अब भी होगा, क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी ओवरलैपिंग होगी। लेकिन यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाँ, कौन बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको वीवीटी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करता है वो हम देखेंगे। ओवरलैपिंग से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड बनेगी, वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहले ये नोट कर लो, थोड़ा सा आपको एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। ठीक है, आइए। नेक्स्ट क्लास से मज़ा आने लगेगा। अभी थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी चल रही है ना। नोट, पहला, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? शेप एस्फेरिकल इन शेप। कैसा? यह है कौन सा? एस ऑर्बिटल। कैसा शेप होता है उसका? एस्फेरिकल। दूसरा, पी ऑर्बिटल कैसा शेप होता है? डम्बेल शेप, है ना। इसमें फिर कितने टाइप के होते हैं? यही है डम्बेल। अगर ये लोब क्या हो, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो, तब उसे क्या कहेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल। और अगर वाई पे हो तो पी वाई, और पी जेड पे हो तो तभी इसको क्या कहेंगे? पी जेड ऑर्बिटल। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये डिपेंड करता है कि पी ऑर्बिटल का लोब कौन सा एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, नोट करो फटाफट। हो गया। एंड द थर्ड वन इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, इसमें फिर दो पार्ट बांटे थे। कौन कौन? एक था एक्सियल और दूसरा था नॉन एक्सियल। एक्सियल वाले को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? ईजी। और नॉन एक्सियल वाले को T2G। कुछ याद आ रहा है? एक्सियल में कौन कौन था? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन था? डी जेड स्क्वायर। इधर कौन कौन था? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। दोनों में फर्क क्या था?
इसकी एक्सिस क्या होगी, इसके लोब जो होंगे, और डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बल, है ना। इसका एक्सिस क्या होगा, इसका लोब एक्सिस पर लाई करेगा, कैसे, इस टाइप से। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में देखा था ये सब चीज़, ठीक है। इसका कैसा होता है, इसका दोनों चारों लोब जो है एक ही एक्सिस यानी जेड एक्सिस पर लाई करेगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। इधर क्या था, एक्स वाई, ये क्या हुआ, नॉन एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में आएगा, कैसे, ऐसे ऐसे। फिर इसका वाई जेड का ले लो, वाई जेड, इसका एक्स जेड, ठीक है। तो ये था आपको डी ऑर्बिटल के बारे में, वो था पी ऑर्बिटल के बारे में, और इससे हमने पढ़ा एस ऑर्बिटल के बारे में। चलिए, तो आज हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, उसका एप्लीकेशन हम लोग कल जब हम देखेंगे। बॉन्डिंग के बाद कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड फिर कितने तरीके से बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड कई तरीके से बन सकता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड देन आपको आप फिर मज़ा आने लगेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।